कैसे हैं? मैं समझती हूँ आप भी सकुशल होंगे, स्वस्थ होंगे। अच्छा बच्चों, मैं पिछले कक्षा में 10वीं कक्षा के बच्चों के लिए मेरा बचपन एक आत्मकथा को आधा पाठ पढ़ चुकी थी। अब मैं बचा हुआ शेष भाग को आपके सामने प्रस्तुत करने जा रही हूँ। मेरा बचपन एक आत्मकथा है। किसका? ये अब्दुल कलाम जी का। इस पाठ का लेखक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी हैं। ये अब्दुल कलाम जी का आत्मकथा अग्नि की उड़ान है। अग्नि की उड़ान ये आत्मकथा ತಮ್ಮ ಕಥೆಯನ್ನ ತಾವೇ ಸ್ವತಃ ರಚಿಸಿದಂತಹ ಒಂದು ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನ ಆತ್ಮಕಥಾ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ। ಇಂದಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಇದನ್ನ ಹೇಳಿದೆ। अब्दुल कलाम जी का ये आत्मकथा मेरा बचपन। इस पाठ में हम पिछले कक्षा में उस अब्दुल कलाम जी के जन्म, माता पिता और पिता के बारे में मैं बताई थी। अब जो पिछला कक्षा में जो हम चर्चा किया उस विषय के संबंधित मैं पुनः पुनरावलोकन करना चाहती हूँ। पुनरावलोकन जो इसमें अब्दुल कलाम का जन्म, आप सभी को मालूम है अब्दुल कलाम जी का जन्म कहाँ हुआ? तमिलनाडु के रामेश्वरम में हुआ और कब? 1931 में तमिलनाडु के, आज तमिलनाडु कहते हैं, वो मद्रास राज्य के रामेश्वरम में उनका जन्म हुआ। और अब्दुल कलाम जी का माता पिता, और माता का नाम आशियम्मा और पिता का नाम जैनुलाब्दीन। और पिता का नाम जैनुलाब्दीन, माता का नाम आशियम्मा। और माँ ने अपने पुत्र को वो बहुत प्यार से अपने रसोई में बिठाकर वो उसके सामने खीरे के पत्ता बिछाकर उसमें चावल, स्वादिष्ट सुगंधित सांभर और घर में बना अचार और ताजी चटनी, ये सब वो खाने में देती थी। और पिता वो जैनुलाब्दीन एक बड़े बुद्धिमान थे। वो औपचारिक ऐसा बहुत औपचारिक शिक्षण तो नहीं मिला उनको और वे धनी व्यक्ति भी नहीं थे, फिर भी वे बहुत बुद्धिमान व्यक्ति थे। जैनुलाब्दीन वो बहुत बुद्धिमान, सेवा मनोभाव की व्यक्ति थे। वे दोनों, माता आशियम्मा और जैनुलाब्दीन दोनों बहुत आदर्श दंपति थे। और रामेश्वरम का वातावरण, वो अब्दुल कलाम मस्जिद वाली गली में रहते थे, वो पुस्तौनी घर में रहते थे। और मस्जिद वाली गली से वो कितने दूर शिव मंदिर, उसके पैदल चलकर वो शिव मंदिर पहुंच सकते थे। और रामेश्वरम में शिव मंदिर, शिव का मंदिर है, वो तीर्थ स्थल प्रसिद्ध है। वो रामेश्वरम तीर्थ स्थल के लिए प्रसिद्ध है। वो पैदल से वो चल सकते थे। इसके आगे वो उस शिव मंदिर के पुजारी लक्ष्मण शास्त्री, पक्षी लक्ष्मण शास्त्री थे। ये पक्षी लक्ष्मण शास्त्री जैनुलाब्दीन के अभिन्न मित्र थे। वो दोनों हमेशा आध्यात्मिक विषय के बारे में चर्चा करते थे। आगे नमाज के बारे में पिता के विचार। और अब्दुल कलाम बड़े होने पर और प्रश्न पूछने का जैसे बड़ा हो गया, उन्होंने अपने पिता से एक प्रश्न पूछा नमाज के बारे में। पिता ने नमाज के बारे में बताया तो जब तुम नमाज पढ़ते हो तो
भेदभाव नहीं होता। इस तरह ನಮಾಜ್ के बारे में ನಮಾಜ್ ಪಡ್ತೇವೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಶರೀರವನ್ನು ತಿಳಿಸಿ ಒಂದು ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ಭಾಗವಾಗಿ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆ, ಧರ್ಮ, ಜಾತಿ ಯಾವುದರ ಭೇದಭಾವ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ನಾವು पिछले कक्षा में पाठ पढ़ी थी। अब आगे के भाग को देखेंगे। इस पाठ पढ़ने से पहले इस आगे के भाग में, इस पाठ के आगे के भाग में आने वाले जो नए शब्द के अर्थ के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। और शब्दार्थ फौफटना, फौफटना मुहावरा है। सामान्य के अर्थ के अलावा विशेष अर्थ देने वाले शब्द को मुहावरा कहते हैं। फौफटना इसका अर्थ है प्रमाद होना, बुनियादी, नींव, काम आना, काम में आना, ये भी मुहावरा है। तट, किनारा, रफ्तार, गति, वेग, रेत, बालू, बालू का अर्थ है मरण, जुमला, कुल, ಒಟ್ಟು, ಟೋಟಲ್ ಅನ್ನುವಲ್ಲ, गुजारना, बिताना, ನಡೆಯುವುದು, स्थल, मान, दायरा, कार्यक्षेत्र, अक्सर, अधिकतर। और इन पाठ में दो मुहावरा आते हैं, फौफटना और खाम आना। फौफटने का अर्थ है प्रभात होना, खाम आना इसका इस मुहावरे का अर्थ है काम में आना। और इन दो मुहावरों को आप ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು। तो बच्चों आगे की बात को देखेंगे। मैं इस पाठ का वाचन करती हूँ और आप अपने अपने पुस्तक खोलिए और नजर लगाओ, ध्यान से देखना, ध्यान से सुनना। तो आगे का पाठ देख लीजिए। पेज नंबर 33। मुझे याद है पिताजी की दिनचर्या को फटने के पहले ही सुबह 4 बजे नमाज पढ़ने के साथ शुरू हो जाती थी। अब्दुल कलाम जी कहते हैं मुझे याद है, मैं बचपन में मुझे बहुत याद है, याद नेनपु इरे पिताजी कौन ಜೈನುಲಾಬ್ದೀನ್ का ದಿನಚರ್ಯ, ಅವರ ದೈನಂದಿನ ದಿನ ಒಂದು ದಿನ ಹೇಗೆ ಶುರುವಾಗ್ತಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ फौ फटने से ही सुबह 4 बजे उठकर फौ फटना प्रभात होना, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಜಾವ ಮುಂಜಾನೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಆಗ್ತಿದ್ದ ಹಾಗೆ 4 बजे 4 ಗಂಟೆಗೆ ಎದ್ದು नमाज पढ़ने शुरू करते थे। नमाज ओदಕ್ಕೆ शुरू ಮಾಡ್ತಿದ್ರು। नमाज के बाद हमारे नारियल के बाग जाते थे। नारियल के बाग ತೆಂಗಿನ ತೋಟ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು। बाग घर से करीब 6 मील दूर था। और नारियल का बाग और पास तो नहीं था, 6 किलोमीटर दूर पर था। वो पैदल ही चलते थे। वो चलकर करीब दर्जन का अर्थ है डजन बार नारियल खन्ने पर लिए पिताजी घर लौटे और उसके बाद ही उनका नाश्ता होता था। दर्जन नारियल कहाँ अपने खन्ने पर डजन गಟ್ಟಲೆ ಆ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿಗಳನ್ನು ಹೆಗಲ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು पैदल चलकर आते थे। बाद में ही उनका नाश्ता, ನಂತರವೇ ಅವರ ಬೆಳಗಿನ नाश्ता ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು। इस तरह जैनुलाब्दीन का दिनचर्या शुरू होता था। और सुबह 4 बजे फौ फटने से पहले ही, प्रभात होने से पहले ही उठते थे 4 बजे। उसके बाद नमाज पढ़ते थे। नमाज पढ़ने के बाद नारियल के बाग जाते थे। वो 4 किलोमीटर दूर पर थे और पैदल ही चलकर जाते थे।
दर्जन भर नारियल को अपने कंधे पर लिए घर लौटते थे। उसके बाद नाश्ता करते थे। वापस बंद ನಂತರವೇ ಅವರು ತಿಂಡಿಯನ್ನ ತಿಂತಾ ಇದ್ರು। मैंने अपने विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की सारी जिंदगी में पिताजी की बातों का अनुसरण करने की कोशिश की है। मैंने उन बुनियादी सत्यों को समझने का भरसक प्रयास किया है कि ऐसे कोई दैवी शक्ति नजर है जो हमें ब्रह्म को विषाद और असफलता से छुटकारा दिलाती है तथा सही रास्ता दिखाती है। अब्दुल कलाम जी कहते हैं, विज्ञान और प्रौद्योगिक सारी जिंदगी में मैं अपने पिताजी का अनुसरण करने की कोशिश की है और मैंने एक बुनियादी सत्यों को जानने का प्रयास करता था। हमें एक कष्ट, भ्रम, विषाद, असफलता से छुटकारा देने वाली ऐसी कोई दैवी शक्ति हो, उस शक्ति को मैं सत्य को जानने का भरसक प्रयास किया और सही रास्ता, वो शक्ति हमें सही इन सभी से छुटकारा पाकर हमें सही रास्ता दिखाती है। ऐसी सत्य बुनियादी को मैं भरसक प्रयास करता था, समझने का प्रयास किया था। जब पिताजी ने लकड़ी की नौकाएं बनाने का काम शुरू किया, उस समय मैं 4 साल का था। ये नौकाएं तीर्थयात्रियों को रामेश्वरम से धनुषकोडी तक ले जाने का काम आती थी। जैनुलाब्दीन, अब्दुल कलाम जी के पिता जैनुलाब्दीन कौन सा काम करते थे? लकड़ी की नौकाएं बनाने का। नौकाएं और ದೋಣಿಗಳು, ಮರದ ದೋಣಿಗಳನ್ನ ಮಾಡುವ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಅವರು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು। ಈ नौकाएं तीर्थ यात्रियों को जो रामेश्वरम के आते हैं, उन तीर्थ यात्रियों को हम धनुषकोडी तक लाने और ले जाने का काम आती थी। एक स्थानीय ठेकेदार अहमद जलालुद्दीन के साथ पिताजी समुद्र तट के पास नौकाएं बनाने लगे। मेरे पिता ने एक ठेकेदार अहमद जलालुद्दीन, वो पिताजी के साथी थे, उन्होंने उनके साथ मिलकर समुद्र तट के पास नौकाएं बनाने लगे। जैनुलाब्दीन और जलालुद्दीन दोनों लकड़ी की नौकाएं बनाने लगे। बाद में अहमद जलालुद्दीन की मेरी बड़ी बहन जोहरा के साथ शादी हो गई। वो जलालुद्दीन इतने समीप हो गए, इष्ट हत्तिर होದ್ರೆ उनको मेरी बड़ी बहन ನನ್ನ ದೊಡ್ಡ ಅಕ್ಕ जोहरा के साथ इनका विवाह हुआ, शादी हुई। जोहरा ಜೊತೆಗೆ ಜಲಾಲುದ್ದೀನನ್ನ ಮದುವೆ ಮಾಡಿದ್ರು। नौका को आखिर लेते हुए मैं गौर से देखता था। पिताजी का कारोबार काफी अच्छा चल रहा था। नौका को आकर लेते हुए आ नौकेಗಳು ಬಂದು ಜನರನ್ನ ತೀರ್ಥ ಯಾತ್ರಿಗಳನ್ನ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗೋದನ್ನ मैं गौर से देखता था, ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ। ಮತ್ತೆ ನನ್ನ ತಂದೆಯವರ पिताजी का ये कारोबार बहुत अच्छी तरह से चल रहा था। ऐसे ही जिंदगी गुजारते थे। एक दिन 100 मील प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चली और समुद्र में तूफान आ गया। ऐसे कारोबार चल रहे थे। अचानक एक दिन 100 मील प्रति घंटे रफ्तार, 100 मील प्रति घंटे रफ्तार लेगा
ಪ್ರತಿ 1 ಗಂಟೆಗೆ 100 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರವಷ್ಟು ವೇಗವಾದ ಗಾಳಿ ಬೀಸ್ತು ಸಮುದ್ರ में तूफान आ गया। ಜೋರಿಗೆ तूफान बिरगाड़ी ಏಟು। तूफान में सितकरार के कुछ लोग और हमारी नावें बह गई। सितकरार या धनुषकोडी, और धनुषकोडी से जो तीर्थ स्थल रामेश्वर आते थे जो यात्री, वो एक दिन इस तूफान में सभी लोग और हमारी नावें बह गई। ದೋಣಿ ಜನರು ಎಲ್ಲರೂ ಆ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಬಿರುಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿ ತೇಲ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರು। उसी में फावन पुल भी टूट गया। पुल सेतुवे उस तूफान की रफ्तार के लिए पुल भी टूट गया और यात्रियां भारी ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त हो गई। यात्रियों से भरी ಆ ಯಾತ್ರಿಗಳನ್ನು ಹೊತ್ತು ತಂದಂತಹ ಟ್ರೈನು ಸಹ ಈ ಬಿರುಗಾಳಿಯಿಂದ ದುರ್ಘಟನಾಗ್ರस्त हो गई। तब तक मैंने सिर्फ समुद्र की खूबसूरती को ही देखा था। इलिಯವರೆಗೆ अब्दुल कलाम केवल समुद्र की सुंदरता को ही देखा था। उसके अपार एवं अनियंत्रित ऊर्जा ने मुझे हतप्रभ कर दिया। लेकिन आज ಬರೀ ಇಷ್ಟು ದಿನ ಸಮುದ್ರದ ಅಲೆ ಶಾಂತವಾಗಿ ಹರಿಯೋದನ್ನ ಆ ನೌಕಾಯೆ ದೋಣಿಗಳು ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದನ್ನಷ್ಟನ್ನೇ ನೋಡಿದಂತ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂಗೆ ಇದು ಒಂದು ಭಯಂಕರವಾದ ಒಂದು ರೌದ್ರಾವತಾರ, ಸಮುದ್ರದ ರೌದ್ರಾವತಾರವನ್ನು ಅವರು ಕಂಡು अनियंत्रित ऊर्जा शक्ति अनियंत्रित ऊर्जा आ ಒಂದು ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ಅವರು ಹತಪ್ರಭ कर दिया, ಅವರನ್ನ ಭಯಭೀತರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದರು। उम्र में काफी फर्क होने के बावजूद अहमद जलालुद्दीन मेरे अंतरंग मित्र बन गए। जलालुद्दीन ज़ोहरा के पति, बड़ी बहन ज़ोहरा के पति जलालुद्दीन और पिता के साथ काम करने वाले ठेकेदार भी थे। उन दोनों में बहुत अंतरंग मित्र बन गए। अंतरंग मित्र जलालुद्दीन और अब्दुल कलाम अंतरंग मित्र थे। जैनुलाब्दीन और पक्षी लक्ष्मण शास्त्री अभिन्न मित्र थे। वह मुझसे करीबन 15 साल बड़े थे। 15 साल बड़े थे। जलालुद्दीन अब्दुल कलाम से 15 साल बड़े थे और मुझे आजाद कहकर पुकारा करते थे। ನನಗಿಂತ 15 ವರ್ಷ ದೊಡ್ಡವರಾದರೂ ಸಹ ನನ್ನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಆಜಾದ್ ಅಂತ ಕರೆತಿದ್ರು। ನಾವು ಬಹಳ अंतरंग मित्ररागिद्वी। हम दोनों रोजाना शाम को दूर तक साथ घूमने जाया करते। रोज हम दोनों रोजाना प्रतिदिन शाम को दूर तक घूमने जाते थे। संजय ಹೊತ್ತು ದಿನ ಸಂಜೆ वाक होता इद्वी। आ मस्जिद वाली गली से निकलते आ समुद्र के रेतीली तट पर चल पड़ते। मस्जिद वाले हमारे घर मस्जिद वाले गली में थे। वहां से अಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ समुद्र के रेतीले तट पर चल पड़ते। ಸಮುದ್ರದ ಮರಳಿನ ಆ ದಡದ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಾವು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ವಿ। ಆ ಏನು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ घूमते समय हम दोनों जलालुद्दीन और मैं दोनों आध्यात्मिक विषयों पर बातें करते थे। ನಾವು ಸುಮ್ಮನೆ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ವಿ। आध्यात्मिक विषयों पर बातें करते थे। और इन दोनों में 15 साल बड़े थे। वो जलालुद्दीन ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಗಿಂತ 15 ವರ್ಷ ದೊಡ್ಡವರಾಗಿದ್ರು ಸಹ ಅವರು
ತುಂಬಾ ಆತ್ಮೀಯ ಅಂತರಂಗದ ಮಿತ್ರರಾಗಿದ್ದು ಇಬ್ಬರು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು। ಹಾಗೆ अब्दुल कलाम के पिता जैनुलब्दीन और पक्षी लक्ष्मण शास्त्री ये दोनों भी अभिन्न मित्र थे, अंतरंग अभिन्न मित्र थे। वो दोनों भी आध्यात्मिक विषयों के बारे में चर्चा करते थे। प्रसंगवश मुझे यहाँ यह भी उल्लेख कर देना चाहिए कि पूरे इलाके में सिर्फ जलालुद्दीन ही थे जो अंग्रेजी में लिख सकते थे। इस संदर्भ में मैं और एक विषय को उल्लेख करना चाहती हूँ। पूरे इलाके हमारे वो मस्जिद वाले इलाके, वो घरी में, वो पूरे इलाके में सिर्फ एक ही अंग्रेजी जानते थे, लिख सकते थे, वो है जलालुद्दीन। मेरे परिचितों में जलालुद्दीन के बराबर शिक्षा का स्तर किसी का भी नहीं था। ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋರು ಪರಿಚಿತರು ಅವರಲ್ಲಿ ಜಲಾಲುದ್ದೀನ್ಗೆ ಬರಾಬರ್ ಸರಿ ಸಮಾನವಾಗಿ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನ ಪಡೆದವರು ಯಾರೂ ಇರಲಿಲ್ಲ। और ना ही किसी को उनके बराबर बाहरी दुनिया के बारे में पता था। बाहरी दुनिया के बारे में भी नहीं पता था। ಹೊರಗಿನ ಪ್ರಪಂಚದ ಅರಿವು ಸಹ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ। ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡಷ್ಟು ಬೇರೆ ಯಾರು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ। जलालुद्दीन मुझे हमेशा शिक्षित व्यक्तियों, वैज्ञानिक खोजों, समकालीन साहित्य और चिकित्सा विज्ञान की उपलब्धियों के बारे में बताते रहते थे। हम दोनों रोज आध्यात्मिक विषयों के बारे में चर्चा करते थे और हमेशा मुझे वो शिक्षित व्यक्तियों के बारे में, वैज्ञानिक खोज, आविष्कार, ಅವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿಜ್ಞಾನದ ಹೊಸ ಹೊಸ ಸಂಶೋಧನೆಯ ಬಗ್ಗೆ, ಶಿಕ್ಷಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ, ಸಮಕಾಲೀನ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ और चिकित्सा विज्ञान की उपलब्धियों के बारे में वो हमेशा मुझे बताते रहते थे। ಈಗಿನ ಏನು बाहरी दुनिया का जो विषय है वो मुझे हमें देते थे। वही थे जिन्होंने मुझे सीमित दायरे से बाहर निकाल कर नई दुनिया का बोध कराया। वही थे वो जलालुद्दीन मुझे बाहरी दुनिया को भी दिखाया। सीमित दायरे से, दायरा कार्यक्षेत्र, हम जो एक सीमित कार्यक्षेत्र में रहते हैं इसके बाहर झाकर भी देखना है। और सीमित दायरे से बाहर निकाला कौन? जलालुद्दीन। बाहर निकाल कर नई दुनिया का बोध कराया। ಹೊಸ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನು ಅವರಿಗೆ ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟಂತವರು जलालुद्दीन। मेरे बाल्यकाल में पुस्तकें एक दुर्लभ वस्तु की तरह हुआ करती थी। दुर्लभ विशिष्टवाद ಒಂದು ವಸ್ತುವಾಗಿತ್ತು। बाल्यकाल में, बचपन में अब्दुल कलाम को दुर्लभ वस्तु कौन सी थी? वो किताब थी, पुस्तक थी। हमारे यहाँ स्थानीय स्तर पर एक पूर्व क्रांतिकारी या कहिए उग्र राष्ट्रवादी STR मानिकम का निजी पुस्तकालय था। वही स्थानीय ಒಬ್ಬ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರ ರಾಷ್ಟ್ರವಾದಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ STR ಮಾನಿಕಂ और ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು पुस्तकालय लाइब्रेरी ಆಗಿತ್ತು। उन्होंने मुझे हमेशा पढ़ने के लिए उत्साहित किया और अक्सर उनके घर से पढ़ने के लिए किताबें ले आया करता था। मुझे पढ़ने के लिए बहुत प्रोत्साहन भी दिया था और पुस्तक भी वे ले आया करता था। और ಮನೆಯಿಂದ ಓದೋದಕ್ಕೆ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಸಹ ನಾನು ತರ್ತಾ ಇದ್ದೆ। इसलिए मैं पढ़ने में अभिरुचि बढ़ी। ಬಾಲ್ಯಕಾಲದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ವಸ್ತು ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ पुस्तक। अब्दुल कलाम को बाल्यकाल में दुर्लभ वस्तु कौन सी थी? पुस्तक थी।
और अनेक विज्ञानियों के बारे में मत साहित्यकार के बारे में ये सभी का विषय जलालुद्दीन से मिला। एक और था और दूसरी तरफ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಪಂಚವನ್ನು ನನಗೆ ತೋರಿಸ್ಕೊಟ್ಟು, ಒಂದು प्रपंचವನ್ನು तोरिस्ಕೊಟ್ಟು जलालुद्दीन और दूसरी और एक व्यक्ति है मुझे ವ್ಯಾವಹಾರಿಕ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ दूसरे जिस व्यक्ति का मेरे बाल जीवन पर गहरा असर पड़ा, और बाल्यावस्था से ही मुझ पर वह असर प्रभाव गहरा असर पड़ा, ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಅತಿಯಾದ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಿದಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಓ ಮೇರೆ ಚಿಚೇರೆ ಬಾಯಿ ಶಂಸುದ್ದೀನ್ थे। मेरे ಚಿಚೇರೆ ಬಾಯಿ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪನ ಮಗ ಅಣ್ಣ ಶಂಸುದ್ದೀನ್, एक ओर जलालुद्दीन और दूसरी ओर शमसुद्दीन। वह रामेश्वरम में अकबरों के एकमात्र वितरक अकबरों के पत्रिಕೆಗಳ वितरकराಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು। कहा रामेश्वरम में। अकबर रामेश्वरम स्टेशन पर सुबह की ट्रेन से पहुंचते थे। आ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳು ರಾಮೇಶ್ವರ ಸ್ಟೇಷನ್ पर सुबह की ट्रेन ಬೆಳಗ್ಗಿನ ಟ್ರೈನ್ಗೆ ಆ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದ್ವು, जो पांबन से आती थी। इस अकबर एजेंसी को अकेले शमसुद्दीन चलाते थे। ये सभी एजेंसी को अकेले ही चलाते थे। शमसुद्दीन रोज कितने एजेंसी को अकेले शमसुद्दीन ही चलाते थे। रामेश्वरम में अकबरों की जुमला कुल ಒಟ್ಟು 1000 प्रतियां बिकती थी। प्रतिदिन 1000 ಪತ್ರಿಕೆಗಳು ಮಾರಾಟ ಆಗ್ತಿದ್ವು। रोज रामेश्वरम में अकबरों की 1000 प्रतियां बिकती थी। वे अकेले ही इसका इस्तेमाल करते थे। ಇವುಗಳ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಒಬ್ಬರೇ ಹೊತ್ಕೊಂಡಿದ್ರು। ಹಾಗೆ मैं बाहरी दुनिया का व्यवहारिक दुनिया का प्रभाव मेरे चचेरे भाई शमसुद्दीन से और बाल्यकाल से ही गहरा असर मुझे पड़ा। वे एकमात्र रामेश्वरम का एकमात्र अकबरों का वितरक थे। वे अकबर रामेश्वर स्टेशन पर सुबह की ट्रेन से पहुंचते थे और इस एजेंसी को अकेले ही वो शमसुद्दीन चलाते थे। रामेश्वरम में अकबरों कितने 1000 प्रतियां बिकती थी। इस तरह मुझे जलालुद्दीन और शमसुद्दीन दोनों से मुझे बहुत शिक्षा मिली। बचपन में मेरे 3 पक्के दोस्त थे। पक्के दोस्त ನನ್ನ ಬೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ आत्मीय स्नेहितरों रामानंद शास्त्री, अरविंदन और शिव प्रकाश। उन 3 दोस्तों का नाम क्या थे? रामानंद शास्त्री, अरविंदन और शिव प्रकाश। ये तीनों ही ब्राह्मण परिवारों से थे और 3 ಜನರ ಸಹ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಪರಿವಾರದ ಹಿಂದೂಗಳು। मैं मुसलमान थे। रामानंद शास्त्री तो रामेश्वर मंदिर के सबसे बड़े पुजारी पक्षी लक्ष्मण शास्त्री का बेटा था। रामेश्वर मंदिर शिव मंदिर के पुजारी पक्षी लक्ष्मण शास्त्री का बेटा था वो रामानंद शास्त्री। जैनलाल मेरे पिता के दोस्त पक्षी लक्ष्मण शास्त्री और उनके बेटा रामानंद शास्त्री मेरे दोस्त थे। अलग अलग धर्म ನಮ್ಮ ನಡುವೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಧರ್ಮ ಇತ್ತು। ಪಾಲನ್ ಪೋಷಣ್, पढ़ाई लिखाई, ओदू बरह, पालने पोषणे, धर्म सभी अलग अलग थे। इसमें से किसी भी बच्चे ने कभी भी
भेदभाव महसूस नहीं किया. ನಮ್ಮ 3 ಜನ ಸ್ನೇಹಿತರಲ್ಲಿ ಧರ್ಮ, ಪಾಲನೆ, ಪೋಷಣೆ, ಓದು, ಬರಹ ಯಾವಾಗಲೂ ಇದರಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇದ್ರೂ ಸಹ ಭೇದ ಭಾವ ನಮ್ಮ 3 ಜನರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಭೇದ ಭಾವದ अनुभव नಮಗೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ. इस तरह अब्दुल कलाम ने मेरा बचपन इस आत्मकथा में लिखा है. ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ को ಜೀವನದಲ್ಲಿ 2 ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಭಾವಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. एक पिता के साथ काम करने वाले जलालुद्दीन वो ठेकेदार थे, वो नौकाई का काम किया और अब्दुल कलाम के बड़ी बहन जोरा के साथ भी इनका विवाह हुआ. वे दोनों में उम्र का अंतर था, फिर भी वो दोनों बहुत अंतरंग मित्र थे और अब्दुल कलाम को और नए नए खोज के बारे में, चिकित्सा के बारे में, साहित्यकार के बारे में वो हमेशा उसको बताते थे और आध्यात्मिक विषयों के बारे में चर्चा करते थे. इस तरह उनसे बहुत प्रभावित हो गए थे और उनको किताबें पढ़ना बहुत का जीवन का ಒಂದು ಬಹಳ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ವಸ್ತುವಾಗಿತ್ತು ಅವರಿಗೆ. और एक व्यक्ति है कि चचेरे भाई शमसुद्दीन, उनसे भी वो बाहरी दुनिया व्यवहारिक ज्ञान का उनसे शमसुद्दीन से मिला. और इनके 3 मित्र रामानंद शास्त्री, अरविंदन और शिव प्रकाश, ये तीनों मित्र हम में धर्म, पढ़ाई लिखाई इस सभी किसी का भी भेदभाव का महसूस हम नहीं किया. इस तरह इस पाठ में अब्दुल कलाम ने अपने आत्मकथा में बचपन का बारे में लिखा है. बच्चों अब अब तक इस पाठ का पूरा अब्दुल कलाम के बचपन और घर, माता पिता और उनके दोस्त और नमाज के बारे में और 2 व्यक्ति से प्रभावित हुए, ये सभी को आपने उनके बारे में सुना और उसके बारे में समझा. अब ಈಗ ನಾವು ಈ ಪಾಠಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ इस पाठ से संबंधित कुछ प्रश्न को मैं पूछती हूँ, उसको एक ही शब्द में उत्तर देना. अब्दुल कलाम जी के बचपन में दुर्लभ वस्तु क्या थी? दुर्लभ वस्तु क्या थी? वो पुस्तक है. अब्दुल कलाम जी के बचपन में दुर्लभ वस्तु पुस्तक थी. ಬಹಳ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ವಸ್ತು ಅವರಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಬೇಕಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಪುಸ್ತಕ. ಈ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನ ಅವರು STR मानिकम के निजी घर से लाकर उसे पढ़ते थे. और दूसरा प्रश्न है जैनुलाब्दीन ने कौन सा काम शुरू किया? जैनुलाब्दीन पिता ने कौन सा काम शुरू किया? और जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम जी के पिता ने लकड़ी के नौकाए का काम, कौन सा काम? लकड़ी के नौकाए, नौखा दोणी उसका बहुवचन नौकाए, और लकड़ी की नौकाए का काम शुरू किया था. इसके साथ वो उनका ठेकेदार जलालुद्दीन के साथ और समुद्र के किनारे लकड़ी की नौकाएं बनाने का काम शुरू किया था. अब्दुल कलाम जी के चचेरे भाई कौन थे? बताओ. हाँ, और चचेरे भाई शमसुद्दीन. कौन है? और चचेरे भाई शमसुद्दीन थे.
हम जानकारी पाई है। और आगे गृह कार्य, अब है गृह कार्य। बच्चों, अपने जीवन को मेरा बचपन अब्दुल कलाम जी का एक आत्मकथा है। इसका आत्मकथा अग्नि की उड़ान है। ये मेरा बचपन इस पाठ का लेकर एपीजे अब्दुल कलाम, एपीजे, और उसका पूरा नाम अवुल फकीर ಜೈನುಲಾಬ್ದೀನ್ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಇವರ ಒಂದು ಬಾಲ್ಯಕಾಲ, ಬಚಪನ್ ಎಲ್ಲವನ್ನ ನೀವು ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರಿ. ಮುಂದಿನ ಕಾರ್ಯ ಗೃಹ ಕಾರ್ಯ. ಈ ಗೃಹ ಕಾರ್ಯದ 2 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ನೀವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಂಡು ಬರಬೇಕು. परीक्षा दृष्टिಯಿಂದ बड़ा इम्पोर्टेंट। और शमशुद्दीन पहला है जलालुद्दीन नमाज के बारे में क्या कहते हैं, और नमाज नबी के क्या कहते हैं, इनका ಹೇಳಿದರೆ. ये 2 प्रश्नों का उत्तर है. प्रश्न एग्जाम ಅಲ್ಲಿ 2 ಅಂಕಗಳ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಒಂದು ಕೇಳುವಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಎರಡನೇದು, शमशुद्दीन अखबारों के वितरण का कार्य कैसे करते थे. शमशुद्दीन और चचेरे भाई अब्दुल कलाम ಒಬ್ಬ ಚಚೇರೆ ಬಾಯ್ ಶಂಶುದ್ದೀನ್ ಅಕ್ಬರೋं के वितरण का ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಅವರು ಅಕೇಲೆ ಕೈಸೆ ಕಾರ್ಯ करते थे. ಇದು 3 ಅಂಕದ प्रश्न ಕೇಳುವಂತ बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न. ये 2 प्रश्नों को उत्तर आप अपने घर में लिख कर लाना, और इस पाठ का नोट्स भी लिखना. पाठ का नोट्स सह ನೀವು ಬರೀಬೇಕು. और एक बार घर जाकर इस पाठ को ध्यान से पूरा पाठ एक बार पढ़ना. और अभ्यास के जो प्रश्न है, इन प्रश्नों को 1 वाक्य के प्रश्न है, 2-3 वाक्य के प्रश्न है, व्याकरणांश है, मुहावरा है, इस सभी को आप उत्तर नोट्स में लिखकर और इन प्रश्नों का उत्तर भी सीखना. परीक्षा की दृष्टि से वो पाठ बहुत